दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में आपको यह सभी प्रश्न हूबहू देखने को मिल सकता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होने वाला है वो 30 जुलाई को होने वाला है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का, और पारा मेडिकल का 31 जुलाई को होने वाला है। तो ओवरऑल बात किया जाए तो आपके पास जो कुल समय बचा हुआ है वो है 9 से 10 दिन के आसपास बचा हुआ है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी का पहले से तैयारी लाजवाब जबरदस्त है तो आपको बहुत ही बढ़िया है। अगर आपकी जो तैयारी अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है तो अब आपको कैसे पढ़ाई करना है वो आपको मैं बता दूं कि अब आपको क्या करना है कि अब आपको सिलेबस कंप्लीट करने का अब आपके पास समय नहीं है। 9 दिन बचा हुआ है तो अब आप चैप्टर वाइज सिलेबस आपको कंप्लीट नहीं करना है। अब आपको पढ़ाई कैसे करना है, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में क्या करना है, पहले जाकर आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर 10 साल के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को आप सॉल्व कर लें। बिहार पॉलिटेक्निक के पिछले 10 वर्षों में क्या क्या पूछा गया है वह सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। उसके बाद मॉडल पेपर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद मॉडल पेपर को क्वेश्चन के सॉल्व कीजिए। उसके बाद वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो संभावित हो 95% 99% संभावित हो कि यह क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन वीवीआई को सॉल्व करें, मॉडल पेपर को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। अगर आप 9 दिन लगातार करते हैं तो आपका बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्रैक कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात किया जाए कि अब आपको पढ़ना कितना है, तो पढ़ना है 3 से 4 घंटा आप रोज पढ़िए। मान लीजिए 10 दिन 9 दिन बचा हुआ है तो आप 3 से 4 घंटा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्रैक कर लीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके उतना आप एडिक्शन से बचिए, सोशल मीडिया पर फालतू चीजें नहीं देखिएगा, जितना हो सके कॉमेडी वीडियो से बचे, जितना हो सके चैटिंग से बचिए। व्हाट्सएप पे चैटिंग जो फालतू करते हैं वो उस पे से बचिए, फेसबुक से बचिए, इंस्टाग्राम के रील्स से बचिए, और जितना हो सके वहां से समय निकालकर रील्स का, चैटिंग का, फालतू कॉमेडी वीडियो का, वहां का समय निकालकर आप 10 दिन आंख मूंदकर अच्छे से बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस कर दीजिए। 3 से 4 घंटा अगर आप फोकस कर देते हैं, पिछले कई महीनों से आप कैसे पढ़ाई किए ये मायने नहीं रखता है, जो मायने अभी 9 से 10 दिन की पढ़ाई मायने रखता है। अगर 9 से 10 दिन आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको बिहार पॉलिटेक्निक के एक अच्छे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपको जितना हो सके उतना आप एडिक्शन से बचिए और 3 से 4 घंटा रोज पढ़ाई करें। और आज का जो प्रश्न है सभी के सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, पिछले 2017, 2018, 2014 में बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न यह सभी है। तो आज के जो क्वेश्चन है अगर यह सभी आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 30 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है उसमें हूबहू इसमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अभी आपको बिलीव ना होता हो, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि यह जो पढ़ाया गया था मन की फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर जो पढ़ाया गया था उसमें से कई सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है, हूबहू आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 है कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है। ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, बी, प्रेरित विद्युत धारा पर, या सी, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों, काफी वायरल क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में पूछा गया यह क्वेश्चन है कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है। आप सभी को बताना है यह सभी जो क्वेश्चन है आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह सभी जो क्वेश्चन है आप सभी को गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आप सभी बताइए। तो देखिए, डायनमो का जो सिद्धांत है ना वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत है। विद्युत चुंबकीय के प्रेरण पर यह आधारित है। डायनमो का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, काफी साधारण और लाजवाब प्रश्न है। सवाल नंबर 2 कि विद्युत धारा उत्पन्न करने को
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं। काफी वायरल क्वेश्चन है और काफी लाजवाब क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप सभी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 3 कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सा सिद्धांत पर विद्युत फ्यूज वो अपना विद्युत धारा में वर्क करता है। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है। यह सभी जो क्वेश्चन है आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप सभी यह प्रश्न पढ़ चुके हैं, आप सभी को सिर्फ रिपीट किया जा रहा है, रिपीट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जो सिद्धांत पर कार्य करता है वो उसमें विद्युत फ्यूज जो है उसमें विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। चलिए सवाल नंबर 4 पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। काफी साधारण क्वेश्चन पूछ लिया है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 किलोवाट जो घंटा है वो यूनिट में अगर पूछ ले तो आपको यूनिट में भी बता देना है। यहाँ पर आपसे जूल में पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि 1 किलो वाट जो घंटा होता है वो 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, वो हो जाएगा सी। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 5 काफी लाजवाब प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। यह सभी प्रश्न आप सभी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसआई यूनिट से आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आप सभी को हम दे दिए हैं, जिसमें 40 से 50 एसआई यूनिट का है और एक एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू आप सभी को बता दिए थे कैसे कैसे एसआई यूनिट से प्रश्न पूछेगा। तो ये 2-4 दिन पहले हमने बता दिया था। ठीक है, तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आप सभी को बताना है कि क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, वो होता है टेस्ला। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 6 कि एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है तो यह सुई होगा। यह सुई कैसे, यह विद्युत धारा यह जो है सवाल नंबर 6 की एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है तो यह कैसे सुई होगा। ए विक्षोपित होगा या बी विक्षोपित नहीं होगा या सी धारावाही तार विक्षेपित हो जाएगा या डी धारावाही तार विक्षोपित नहीं होगा। सवाल नंबर 6 आप सभी को बताना है कि एक विद्युत धारावाही तार के समीप अगर हम 2 सुई को रखते हैं तो सुई कैसे होगा। तो यह जो होगा वो होगा विक्षोपित, ये जो होगा ये विक्षोपित सुई हो जाएगा। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 7 पूछ रहा है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव कार्य करती है। सवाल नंबर 7 है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। सवाल नंबर 7 आप सभी को बताना है, ए ऊष्मीय प्रभाव पर या बी रासायनिक प्रभाव पर या सी चुंबकीय प्रभाव पर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत घंटी जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर वो कार्य करती है, वो जो कार्य करती है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 8 कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होगा। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही होगा। चलिए आप सभी को बताना है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई यूनिट कौन सा होगा।
न्यूटन प्रति मीटर होगा, या न्यूटन प्रति एम्पियर होगा, या न्यूटन होगा, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। चलिए आप सभी को बताना है। यह सभी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, काफी साधारण प्रश्न है। चलिए देखिए, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। वो क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप सभी से कि विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो द्विक सूचक विक्षेपण होगा। आप सभी से पूछ रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में होगा तो द्विक सूचक का विक्षेपण किस प्रकार होगा? ए पूरब की ओर होगा, या बी पश्चिम की ओर होगा, या सी उत्तर की ओर होगा, या डी दक्षिण की ओर होगा। साथियों आप सभी को बताना है कि विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो द्विक सूचक का विक्षेपण कैसे होगा। सवाल नंबर 9 का आप सभी को बताना है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है तो इसका जो द्विक सूचक जो होगा ना वो होगा पूरब से पश्चिम की ओर। वो जो होगा वो होगा पूरब से पश्चिम की ओर। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम की ओर। सवाल नंबर 9 का होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 10 कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? चलिए आप सभी को बताना है। ए बहुत कम होता है या परिवर्तित नहीं होता है, या सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, या डी निरंतर परिवर्तन होती रहती है। आप सभी को बताना है कि लघु पतन शॉर्ट सर्किट में समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं कि लघु पतन के समय जो परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 11 कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। चलिए सवाल नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा आप सभी को बताना है। ए विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर होगी, या बी चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर होगी, या सी आर्मेचर के घूर्णन पर, या डी इनमें से किसी पर भी नहीं। तो देखिए, विद्युत मोटर की क्रिया जो आधारित होती है वो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव के आधार पर ही क्रिया यह आधारित होती है। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? काफी साधारण और लाजवाब क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? विद्युत धारा की दिशा में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो चुंबक क्षेत्र की दिशा में क्या होगी? ए बदलती जाएगी, या बी कोई परिवर्तन नहीं होगी, या सी चालक तार जिसमें धारा बहती है उसका द्विसूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, या डी द्विसूचक चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र रहेगी। आप सभी को बताना है कि विद्युत धारा की दिशा में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो स्वयं बदल जाएगी। विद्युत धारा की दिशा को अगर हम बदलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 13 कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? काफी रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे हुआ है। ठीक है, चलिए डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आप सभी जानते हैं यह प्रश्न को। चलिए आप सभी जानते हैं कि डायनमो से जो धारा प्राप्त होती है वो डीसी धारा प्राप्त होती है। जो धारा प्राप्त होती है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से जो धारा प्राप्त होती है वो डीसी धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब ट्रांसफार्मर से जो धारा प्राप्त होती है वो प्रत्यावर्ती धारा, एसी धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 14 कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? सवाल नंबर 14 का आप सभी को जवाब देना है कि जल विद्युत संयंत्र
किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या स्थिर ऊर्जा? आप सभी को जवाब देना है। सवाल नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, जल विद्युत संयंत्र जो है ऊर्जा में अगर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है तो वो जो है वो स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण करती है। पहले वो स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण करती है, विद्युत ऊर्जा को जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करती है पहले स्थितिज ऊर्जा में। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 17 के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है तो उसे वोल्ट मीटर का अल्पमापक कितना होगा? यहाँ पर दिया गया है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल जो है वो उसका 0 वोल्ट 17 और 20 के बीच में विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट का अल्पमापक काउंट कितना होगा? सवाल नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए 17 और 20 के जो बीच का जो विभाजन होगा उसमें जो वोल्ट का मापन होगा वो होगा 0.5 मतलब 0.5 वोल्ट होगा। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 16 कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? काफी वीवीआई क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया यह क्वेश्चन है। बिहार पॉलिटेक्निक में, यूपी पॉलिटेक्निक में, झारखंड पॉलिटेक्निक में यह क्वेश्चन को पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में भी यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निर्वात या वायु या सी निष्क्रिय गैस या डी हाइड्रोजन गैस? आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत बल्ब में जो गैस भरी रहती है वो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, बिना सुगंधित वाला गैस भरी रहती है विद्युत बल्ब में। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 17 पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है जिसमें परिणाम दिशा या परिणाम और दिशा दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं होती है? सवाल नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा? आप सभी को बताना है। आप सभी जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कौन सी राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है। ठीक है ना, तो सदिश राशि में सदिश राशि का मतलब सदिश राशि का एग्जाम्पल कैसे होता है कि जिसका परिणाम और दिशा दोनों हो उसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसी राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 18 कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में जो विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? सवाल नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि जब तक हमारा घर में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, जब तक आपके घर में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तब तक विद्युत से कोई दुर्घटना होगा, चाहे कितनों फ्यूज तार ठीक रहे या न रहे या उच्च धारा का हाई करंट दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके घर में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तब से विद्युत से कोई दुर्घटना नहीं होगा। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 19 पूछ रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा आवर्ती होती है। भारत में जो हम एसी धारा जो सेल किया जाता है, मतलब आप सभी को जो 220 वोल्ट दिया जाता है वो कितने आवर्ती मतलब कितने हर्ज में दिया जाता है आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो उत्पादित मैक्सिमम जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी करंट को जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है वो 50 हर्ज दी जाती है, वो दी जाती है वो 50 हर्ज। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आप सभी से पूछा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। काफी वीवीआई क्वेश्चन है और काफी बार रिपीटेड किया गया है। चलिए आप सभी को बताना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आप सभी जानते हैं कि फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, यह रहा आप सभी का 20 क्वेश्चन। आप सभी को ईमानदारी पूर्वक बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, आप सभी को ईमानदारी पूर्वक बताना है कि आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।